The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है रिएजेंट्स। ये इसका लेक्चर 1 है और बेसिकली आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप समझिए पहले कि ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक का जो यूज़ है या इस टॉपिक का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, दैट मीन ये CSI और JRF के पेपर में इसके लगभग 45 to 50 के आसपास मार्क्स आते हैं इसको और रिएजेंट को, मतलब नेम रिएक्शन रिएजेंट को मिला के। ये स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन हो या रिएजेंट हो, लेकिन आप जब तक उनके पोर्शन को आप स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं मिलाएंगे तब तक एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए, जैसे कि क्या होता है ना कि आप किसी को केमिस्ट्री आ जाना एक अलग चीज़ होती है। आप केमिस्ट्री आ गई, आपको केमिस्ट्री आपने सीख ली, अलग बात है, बट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाना, वो भी CSI और नेट लेवल के, ये बहुत ही अलग और डिफ़िकल्ट टॉपिक है। होता क्या है कि जैसे एग्ज़ाम में जब लोग जाते हैं तो उन्होंने सारी केमिस्ट्री पढ़ ली है, लेकिन वो मास्टर्स का एग्ज़ाम नहीं है ना, वो उसमें क्या होता है कि 2-3 टॉपिक को मर्ज करते हैं, फिर उसमें कॉन्सेप्ट्स को मिलाते हैं और उससे एक ऐसा खतरनाक क्वेश्चन बनता है जिसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये समझ नहीं आता है कि बॉन्ड बाएं ब्रेक करना है कि दाएं ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड इधर लगाना है कि उधर लगाना है, 5 मेंबर रिंग लगाना है कि 6 मेंबर रिंग बनाना है। तो इस तरह के जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो मिला जुला के आपके ऐसे होते हैं कि सारे आंसर एक जैसे देखने में लगते हैं और फाइनली आपका जो होता है वो मिस्टेक हो जाता है और आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो उसका ऑप्शन कैसे निकाला जाए? तो ऑप्शन उसका ये है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप अच्छे से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पे भरोसा कीजिए। ठीक है, मैंने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को मैं 30 सेकंड, 40 सेकंड, 5 सेकंड में ब्रेक कर देता हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जाके देखिए, मेरा एक प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे, किसी यूट्यूब चैनल पे, 5 सेकंड टेक्निक बाय पीके सिद्धांत। ठीक है, आप उसको सर्च कीजिए तो आपको दिखेगा कि हाँ, मतलब कैसे टॉपिक को पढ़ाया जाता है कि बड़े से बड़ा टॉपिक जो है वो 5 सेकंड में ब्रेक हो जाए, बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन हो 5 सेकंड में कैसे ब्रेक होता है, ये मैंने वहाँ पर बता रखा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वक्त है चीज़ों को शुरू से शुरू करने का। ठीक है, एक लंबे गैप के बाद मैं आ रहा हूँ तो इसमें हमारे पास जो है अब हमें चीज़ों को शुरू से शुरू करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत और ये हमारा चैनल है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएजेंट्स। ठीक है, टॉपिक है हमारा रिएजेंट का पोर्शन इंट्रोडक्शन। इसका जो लेवल है वो CSI और JRF नेट गेट IIT के लेवल का रहेगा। ठीक है, आप इसी केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को यूट्यूब के अलावा हमारे एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे कोर्स को आप परचेज करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और हमारे कोर्सेज को बहुत ही कम प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं। एक बार ज़रूर हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके उसको एक बार डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और एक बार उस पर आप एक बार विजिट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हमारा टॉपिक रिएजेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि भाई जो रिएजेंट्स है, जो हमारा टॉपिक, ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिएजेंट्स की, इस टॉपिक की, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि सबसे पहले रिएजेंट्स के जो टाइप्स हैं, ठीक है, इसके जो क्लासिफिकेशन है, पहले उसको समझना होगा आपको। ठीक है, पहले उसके क्लासिफिकेशंस को आपको क्या करना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो उसकी क्लासिफिकेशन है। होता क्या है प्यारे बच्चे लोग कि हम इसको सबसे पहले इसमें सेलेक्टिविटी ढूंढते हैं हम कि भाई हमारा जो रिएजेंट तो है, मान गया, लेकिन रिएजेंट किस सिचुएशन में वर्क करता है और कैसे, ये सेलेक्टिविटी है कि किस सिचुएशन में कैसे वर्क करता है, किधर से वर्क करता है, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सेलेक्टिविटी का पार्ट है। अब समझेंगे पहले इसको, एक स्टोरी से हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़का है, मान लो, ठीक है, ये एक लड़का है और ये मान लो कि एक गर्ल है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी सपोज को इसकी वाइफ है। ठीक है, ये मान लो लड़का है, इसका नाम है मान लो कि मोहित, मान लो इसका नाम है मोहित और इसका नाम है मान लो कि
रैना। सपोज करो कि एक मोहित है और एक रैना है, मान लो कि कोई नाम है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि भाई इसके आसपास इसके और भी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। इसके पास इसके और भी फ्रेंड्स होंगे और इसके आसपास इनकी भी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, ठीक है। इसके आसपास इनकी भी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, लेकिन लिटरली इस पर्सन को, इस मोहित को किससे काम पढ़ना है? तो इस मोहित को अपने सारे काम जो होने हैं वो रैना से ही होने हैं, ठीक है, किसी और से नहीं। इसकी जो लाइफ चलनी, इसकी ज़िंदगी चलनी, वो इससे चलनी है, बाकी लोगों से नहीं। दैट्स कॉल्ड सिलेक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं? हम लोग सिलेक्टिविटी। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है, वो पहला टर्म है हमारा कीमोसिलेक्टिव। सबसे पहला हमारा टर्म है कीमोसिलेक्टिव। देखिए कीमोसिलेक्टिव क्या होता है कि हम चूज करते हैं कि कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट नहीं करेगा। सपोज करो ये जो मोहित था, ठीक है, ये जाके मान लो रैना का हाथ पकड़ता है या उसे हक करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके मोहित का बगल में कुछ लड़का सोहित है, वो जाके अगर पकड़ लेगा तो जूते ही खाएगा ना। मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसके पास नहीं जा सकता, उसको टच नहीं कर सकता, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ये है हमारा कीमोसिलेक्टिविटी कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ये प्री डिसाइडेड होता है। इसको हम लोग कहते हैं कीमोसिलेक्टिव। बात करेंगे अभी इसके बारे में। दूसरा है रीजियोसिलेक्टिव। दूसरा कौन है? दूसरा हमारा रीजियोसिलेक्टिव। सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए कि सपोज हम ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए ये जो है मान लो कि ये मोहित है हमारा, ठीक है। ये मान लो कि ये मोहित है और ये जो है इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ अलग अलग जगह पे रहती है। इसकी वाइफ दिल्ली में भी हो सकती है, इसकी वाइफ जो है मान लो पटना में भी हो सकती है, और इसकी वाइफ मान लो कि जैसे बिहार में बहुत सारी जगह है, मान लो कि कोई जगह है खगड़िया, ठीक है, एक बिहार में जगह है, नाम सुना होगा आपने, खगड़िया। तो इसकी वाइफ यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जाएगा कहाँ? जहाँ इसकी वाइफ इस टाइम पे होगी। तो रीजियोसिलेक्टिविटी का ये मतलब है कि रीजन तो कई हैं आपके पास बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन आप जाओगे कहाँ पर? जहाँ पर आपको जाना है। दैट मीन कि सपोज करो कि इसकी वाइफ, मान लो कि ये इसकी वाइफ जो है वो कहाँ रहती है? इसकी वाइफ मान लो पटना में रहती है, तो ये उठ के यहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। दिल्ली भी जा सकता था, इसके नीचे जो दूसरी जो स्पेस है खगड़िया, वहाँ भी जा सकता था, बट ये जाएगा नहीं। ये कहाँ जाएगा? तो ये पटना जाएगा, क्योंकि इसकी वाइफ वहीं रहती है। तो रीजियोसिलेक्टिविटी का मतलब भी समझ गए। जिस तरह से कीमोसिलेक्टिविटी का हमने मतलब समझा था, हु, कौन रिएक्ट करेगा। रीजियोसिलेक्टिविटी है वेयर, कहाँ रिएक्ट करेगा। रीजियोसिलेक्टिविटी क्या है? रीजन की बात करता है, इसलिए बात होती है वेयर, कहाँ रिएक्ट करेगा। तीसरा है स्टीरियोसिलेक्टिव। अब तीसरा कौन है? तीसरा हो गया स्टीरियोसिलेक्टिव। अब स्टीरियोसिलेक्टिव का क्या मतलब है, समझेंगे बात को। स्टीरियोसिलेक्टिव का क्या मतलब है? देखिए स्टीरियोसिलेक्टिव का मतलब है कि भाई आप जब अटैक करेंगे तो किधर से अटैक करेंगे, आगे से या पीछे से। आपको पता है फ्रंट साइड से अटैक करेंगे तो आपको आगे वाला पोर्शन निकल जाएगा, SN2 के लिए फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, सॉरी SN1 के लिए फेवरेबल है। और अगर पीछे साइड से अटैक करते तो क्या होता है? SN2 के लिए फेवरेबल होता है। यहीं पर आपको बात आती है दो तरह की। एक होता है हमारा कौन, अरे ये मच्छर परेशान कर रहे हैं, यहाँ दो तरह की बात आती है। कौन कौन? एक होता है इनैंसियोमर्स और एक होता है डायस्ट्रियोमर्स, ठीक है। एक होता है इनैंसियोमर्स और एक कौन होता है? डायस्ट्रियोमर्स। तो स्टीरियोसिलेक्टिव का मतलब ये है कि जब आप अटैक हो रहा है, मतलब जो रिएजेंट या फंक्शनल ग्रुप पे अटैक हो रहा है, तो वो इनैंसियोमर्स बना रहे हैं या डायस्ट्रियोमर्स बना रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये मान लो आपका क्या है, ये मोहित है और ये मान लो कि उसकी वाइफ रैना है, मान लो, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही है, ठीक है, दोनों बहुत हैप्पी हैं, तो बिल्कुल ये जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को हग कर लेंगे, कितना प्यारा है ना। दैट्स इनैंसियोमर, बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज, सामने से ऐसे, है ना, सामने से एक दूसरे से जुड़े, तो ये क्या हो गया? इनैंसियोमर्स। लेकिन सिचुएशन मान लो कि थोड़ी अलग होती है, मान लो इनके बीच में झगड़ा हो गया है। अब इनके बीच अगर झगड़ा हो गया तो ये अब ऐसे नहीं होगा, ये मतलब ये बिल्कुल गुस्से में है, ठीक है। यार ये मच्छर बड़े परेशान कर रहे हैं। चलो देखिए
ये देखिए, ये मच्छर जाके यहाँ बैठ जाते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब मान लो कि ये क्या हो गया कि ये यहाँ है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इनका झगड़ा हो रखा है। तो अगर झगड़ा हो रखा है तो अब अगर ये मिलेंगे भी तो उस टाइप से नहीं मिलेंगे। अब ये बिल्कुल देखिए, दैट्स कॉल्ड डायस्टियोमर्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास दो तरह की सिलेक्टिविटी है, ठीक है। कौन सा? एक इनेंसियो सेलेक्टिव और दूसरा कौन? डायस्टियो सेलेक्टिव। तो आपके पास सिलेक्टिविटी की अगर बात आई तो सिलेक्टिविटी हमने तीन रीजन सेलेक्ट किए, कीमो सेलेक्टिव, रीजियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कीमो सेलेक्टिव में क्या होता है, रीजियो सेलेक्टिव में क्या होता है और स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता है, ठीक है। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो टर्म है वो है आपको कौन? कीमो सेलेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास कौन? कीमो सेलेक्टिव। अब समझेंगे बात हो कीमो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन में मान लो कि लगा हुआ है OH। हमने इसको बेस दिया Et3n, तो ये बेस है। इस बेस ने क्या किया, यहाँ से H+ को निकाला तो यहाँ आया माइनस, और इस माइनस ने अटैक कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 पे। तो इस माइनस ने यहाँ अटैक किया, इसको यहाँ से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अगर मान लो ये OH के बदले यहाँ पर हम ले लेते NH2, तब भी कोई बात नहीं, यहाँ H+ निकालते, माइनस आता, ये अटैक करता है यहाँ पर। तो यहाँ सेलेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ सेलेक्टिविटी नहीं थी। यानी कि जस्ट ऐसी बात है कि मान लीजिए आप, मान लो कोई बॉय हो, आपको शादी करनी है, आपको एक लड़की की फ़ोटो दी जाए कि भाई यही दुनिया में लड़की आखिरी बची, इसी से तुम्हें शादी करनी है। तो उस सिचुएशन में आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, आप बोलते ठीक है भाई जो है तो ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड, वहाँ पर सिलेक्टिविटी नहीं थी। सिलेक्टिविटी तब होती जब आपको 3 4 5 फोटो दिए जाते या 2 फोटो कम से कम दिए जाते, उसमें बोले थे भाई कोई एक सिलेक्ट करो, तो फिर वहाँ पर सिलेक्टिविटी की बात की जाती। यहाँ पर कोई सिलेक्टिविटी की बात नहीं। मान लो NH2 है और एक T3n बेस है, ये एसिड है, और इस यहाँ से रिएक्ट करवा के इसको यहाँ ला के अटैक करवाना, तो इसमें सिलेक्टिविटी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिलेक्टिविटी की बात आएगी कब? सिलेक्टिविटी की बात आएगी कीमो सेलेक्टिव की बात। सपोज कीजिए कि आपके पास ये रहा बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ पर लगा हुआ है OH और यहाँ पे लगा हुआ है कौन? NH2, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यूज किया है Et3n और साथ में हमने क्या यूज किया है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। जबकि दूसरी सिचुएशन कौन है भाई? दूसरी सिचुएशन ऐसी है, ये दिख रहा है? नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा। दूसरी कौन सी सिचुएशन है? व्हाइट कलर का यूज करते हैं। इसमें हमने क्या किया, NaOH और साथ में, अरे भाई तू जाओ नीचे, और साथ में कौन सा यूज किया NaOH के साथ? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि जैसे ये आपके पास जो बेस है, ये बेस कैसा है? तो आप बोलोगे सर ये तो वीक बेस है सर, और हमने बचपन में HSAB प्रिंसिपल पढ़ा है, HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। तो सर ये Et3n क्या करेगा कि वीक बेस है, वो यहाँ से H+ निकालेगा सर, ये रहा वीक एसिड, और यहाँ से H+ निकालेगा सर, तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा, इसको यहाँ से खोल के निकाल देगा। समझ सकते हैं आप? तो सर इसका रिजल्ट ये आएगा सर, ये OH यहीं रह जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और ये जो पोर्शन है ये C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, ठीक है। और नहीं, पहले यहाँ N है, यहाँ N है, और ये NH C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। देखिए ये बन गया। अच्छा ये कैसा है? तो NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH भी तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब OH कंपैरेटिवली तो स्ट्रॉन्ग है। अब ये OH माइनस ये OH माइनस जाके यहाँ H+ को निकालेगा, और यहाँ जो O माइनस आएगा वो O माइनस यहाँ आ जाएगा, इसको खोल के यहाँ से निकाल देगा, और इसके रिजल्ट में आपको क्या हासिल होगा? तो आपके रिजल्ट में ये मिलेगा कि ये NH2 अपनी जगह पे रह गया, लेकिन जो O है ये जुड़ गया O C डबल बॉन्ड O CH3 से। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे लोग, है कि नहीं कीमो सिलेक्टिव? हमने रिएजेंट्स बदले, फंक्शनल ग्रुप बदले, इनके एक्ट बदल गए। देखो हमने इन दोनों के सामने इसको रखा, लेकिन वीक बेस को रखा तो वो वीक एसिड से जुड़ा, और स्ट्रॉन्ग बेस को रखा तो वो किससे जुड़ा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही जुड़ा है।
इसका मतलब ये है कि भाई यही है कीमो सिलेक्टिविटी, कि आप सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई आपने जो रिएजेंट यूज़ किया है वो किस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, और ये तभी होगा जब आप उसको एक से ज़्यादा ऑप्शन देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी। नोट कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए अब इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जरा गौर से देखिए बच्चे लोग। एक क्वेश्चन है हमारे पास H यहाँ और ये है यहाँ पर OH, ठीक है, एक रिएजेंट है हमारे पास। सपोज कीजिए इसको हमने एक NaH दिया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaH। इसको हमने एक NaH दिया, NaH क्या हो गया, एक बेस हो गया, ठीक है, H माइनस है तो बेस है, और इन दोनों के पास ही H प्लस है, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और हमने इसके साथ रिएजेंट यूज किया है, मान लो कि एक सिचुएशन में रिएजेंट यूज किया है CH3I, क्या यूज किया, एक बार में CH3I, और दूसरा NaH दोबारा दिया इसी को, ठीक है, NaH ही दिया, लेकिन इस बार हमने क्या दिया है, Me3SiCl, ठीक है। तो भाई यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक NaH तो हमने दोनों में दिया, इसका मतलब कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम NaOH को ही यूज करना होगा सिंगल, और दूसरा में एक बार दिया गया CH3 और एक बार दिया गया Me3SiCl। देखिए प्यारे बच्चे लोग, आपको अगर पूछा जाए कि बताओ भाई यहाँ पर जो है रिएक्शन क्या होगा, तो कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर ठीक है, आपकी बात तो हम मान गए, क्या किया जाए, सोचो सोचो। देखो NaH ही दिया, इसका मतलब है कि ये NaH एक ही दिया, या तो इधर से हटाएगा NaH इसको, और या तो NaH इधर से हटाएगा, ठीक है, मतलब एक NaH दिया तो एक ही H प्लस को वो हटा पाएगा, दो को तो नहीं हटा सकता, पहली बात। दूसरी बात कि एक बार दिया गया CH3I, अगर I को गौर से देखोगे तो I उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको नहीं दिखेगा, यानी कि यहाँ पर जो प्लस आएगा वो छोटा प्लस आएगा, सॉफ्ट, क्योंकि ये माइनस भी छोटा तो ये प्लस भी छोटा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को जोर से, तो यहाँ पर वो प्लस भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर चार्ज कम खींचा जा रहा है तो यहाँ पर चार्ज कम आया है, और अगर चार्ज कम आया तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपको सॉफ्ट। आपने पढ़ा होगा HCl प्रिंसिपल, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। जबकि ये है आपको ये खींच रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपको हार्ड हो गया। अगर आप हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसका मतलब ये NaH है, ये जो NaH है, इस NaH को सोच समझ के काम करना होगा, ठीक है, इस NaH को सोच समझ के काम करना होगा। देखो चूंकि ये क्या हो गया कि ये सॉफ्ट है, और यहाँ पर सॉफ्ट इन दोनों में से कौन होगा, तो सर ये वाला अगर निकल जाए ना सर H प्लस, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एल्काइन पे माइनस चार्ज है, उतना हार्ड नहीं है सर ये, मतलब उतनी टेंडेंसी नहीं है माइनस इलेक्ट्रॉन रखने की इसको। तो जब इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ही नहीं है तो क्या था, सॉफ्ट ही तो होगा ना। इसका मतलब अगर ये सॉफ्ट है तो यही NaH यहाँ से H प्लस को निकालेगा और यहाँ से माइनस ला के यहाँ पटकेगा और इस I को यहाँ से जाना होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बनेगा, ये देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अब यही NaH है, स्ट्रॉन्ग वीक की बात है, चूंकि दोनों जगह सेम रिएजेंट यूज किया है, NaH ही है, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है तो यहाँ माइनस ज़्यादा तो यहाँ प्लस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हार्ड हो गया, और अगर ये हार्ड हो गया तो इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये H माइनस लेके जाए, ठीक है, और इस वाले H प्लस को निकाले, ताकि ये माइनस जब यहाँ आए और ये यहाँ अटैक करे तो इस Cl को यहाँ से क्या करना, इस Cl को यहाँ से जाना पड़े। और अगर Cl को यहाँ से जाना पड़ेगा तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे रह गया, इसके कोई छेड़छाड़ नहीं, ये O और O से SiMe3 लग जाएगा। देखिए दोनों ही सिचुएशन के जो प्रोडक्ट थे वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये परफेक्टली ऐसे ही हो रहा है। समझ के देखिए, NaH दोनों जगह सेम था, लेकिन एक जगह जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है कार्बोकेटाइन वो हार्ड बन रहा है, एक जगह जो बन रहा है सॉफ्ट बन रहा है। यहाँ बन रहा है हार्ड, यहाँ बन रहा है सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट बनेगा उस पर अटैक करने के लिए भी सॉफ्ट वाले को ही आना होगा, लेकिन जो हार्ड बन रहा है उस पर अटैक करने के लिए हार्ड वाले को ही आना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपको कीमो सिलेक्टिव है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया नोट। चलिए
हम लोग कीमोसिलेक्टिव को ही लेके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि स्टीरियोसिलेक्टिव को तो पढ़ने का भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो पढ़ने लगेंगे तो पूरा स्टीरियो पढ़ना होगा। डोंट वरी, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमने क्या किया है कि हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए CH3। देखिए खुलते चले जाएंगे, धागे खुलने लगेंगे, आपको थोड़ी देर में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ सर धागा खुलना किसको कहते हैं। एक बात बताइए प्यारे बच्चे लोग, याद कीजिए आप 11th 12th की क्लास जब आप लोग पढ़ते थे, आप रिएक्टिविटी देखते थे, आपको पता चलता था कि इससे अगर कीटोन है तो कीटोन की रिएक्टिविटी जो होती है न्यूक्लियोफाइल के लिए ईस्टर से अधिक होती है। जैसे कि अल्डिहाइड एक कीटोन से ज़्यादा होती थी, कीटोन की ईस्टर से ज़्यादा होती थी। क्यों होती थी भाई? क्योंकि बगल से जो ग्रुप सपोर्ट करता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करने के कारण इस पर अटैक होने की जो टेंडेंसी होती है वो घट जाएगी ना, और अगर टेंडेंसी घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस पर अटैक कम होगा। यही तो है कि रिएक्टिविटी घट गई, जबकि इसको पीछे सपोर्ट कर रहा कोई नहीं है, कोई प्लस है या प्लस मतलब प्लस आर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, चलिए इस बारे में आप लोग सभी को पता ही होगा, क्या ही बोलना। सपोज करो कि ये आपके पास जो है सपोज करो कि ये ग्रुप है आपके पास। भाई साहब हमने क्या किया कि इसको हमने दे दिया इसको LiAlH4 और हमने इसको दे दिया NaBH4। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया ये सवाल, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन MSc में पूछता रहता है, इसमें से कौन, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कीमोसिलेक्टिव, ठीक है, या कीमोसिलेक्टिविटी, इसमें से कौन कीमोसिलेक्टिविटी को शो करता है। आपसे पहला ऑप्शन होगा LiLH4, दूसरा होगा NaBH4, तीसरा होगा नॉन ऑफ दी, चौथा होगा बोथ। सॉरी, कैसे होगा, कौन सा आंसर होगा इसका, सोच के बताइए। जब आप इसका आंसर सोचेंगे तो पहले आंसर तो बाद में सोचेंगे, पहले आपको इसका पता तो होना चाहिए कि होता क्या है। यहाँ पर देखो NaBH4 का काम होता है, NaBH4 जो है ना ये लेस रिएक्टिव रिएजेंट है, ये अल्डिहाइड को तो कर देगा, क्योंकि अल्डिहाइड हुआ कीटोन हुआ ये ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव को तो ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो बहुत पैसिव रिएजेंट, ये बहुत पैसिव पार्ट है ईस्टर। क्यों है आपको पता है, क्योंकि ईस्टर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो वो उसको नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ये आएगा, NaBH4 का प्रोडक्ट ये बनेगा, CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। देखिए, जबकि LiLH4 किसी को माफ नहीं करेगा, सबको खत्म, इसको भी इसको दोनों को खत्म कर देगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O, अरे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ OH CH और ये आपको क्या यहाँ पर LiLH4, ये तो भाई इस तो कुछ नहीं, तो CH2 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये अटैक करके इसी को पहले जो H- होगा पहले अटैक करके इसी को तो निकालेगा, और फिर इसको अल्कोहल बना देगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए, जबकि यहाँ ये बन रहा है, NaBH4 ने सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस किया, जबकि LiLH4 ने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो सवाल वंस अगेन फिर से आपके सामने वही है कि यहाँ पर मतलब सिलेक्टिविटी कौन शो कर रहा है, तो आप बोलोगे सर सिलेक्टिविटी LiLH4 ने शो नहीं किया, सर सिलेक्टिविटी NaBH4 ने शो किया, जबकि आपका कॉमन इंटेंशन कहता है कि आपका दिमाग कहेगा अरे नहीं LiLH4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VIP रिएजेंट है, मरो LiLH4, और आप LiLH4 पे टिक लगा देंगे और वो रॉन्ग हो जाएगा। सवाल था कि कौन कीमोसिलेक्टिविटी शो करता है, तो कौन शो करता है, LiLH4 नहीं शो कर रहा है, NaBH4 शो कर रहा है। LiLH4 ने तो सबको ये कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लेकिन NaBH4 ने सबको नहीं किया, NaBH4 ने स्पेसिफिकली कुछ रिएजेंट को ही किया। ठीक है, उसका क्राइटेरिया हम बताएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया, जो कि LiLH4 का रेंज बहुत बड़ा है, बहुत सारे रिएजेंट को ये रिड्यूस कर देता है। लैब में भी इसको यूज़ करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि सबको एक तरफ से निपटा देगा ये, लेकिन ये जो NaBH4 वगैरह ये सब क्या पर्टिकुलर को निपटाते हैं। तो यही हो गई आपकी कीमोसिलेक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर यहाँ से चलिए एक बात करते हैं प्यारे बच्चे लोग। अच्छा, मान लो अगर ऐसा हो, सवाल का जवाब दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे दीजिएगा, उसके बाद आप सुनिएगा या मन में सोचिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। अच्छा, अगर हम ऐसा चाहें कि इन दोनों में हम इसको रिड्यूस नहीं करना चाह रहे, हम इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, LiLH4 देंगे, मैं LiLH4 ही दूंगा, बट इसको नहीं, इसको रिड्यूस करना, तो क्या करें, सोचो। 5 सेकंड का टाइम लो, वीडियो को पॉज कर लो, सोचो कि हम इसको रिड्यूस ना करके इसको रिड्यूस करना चाहते, तो क्या करना होगा। तो आपके पास दिमाग में अगर आंसर आ रहा हो इसका, तो आपके पास आंसर ये आएगा कि सर
प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज कीजिए। अगर आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज करते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत टफ नहीं हो जाती। बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है, तो प्यारे बच्चे लोग, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ऐसे ग्रुप जो मोर रिएक्टिव को प्रोटेक्ट करे ताकि लेस रिएक्टिव रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है बिल्कुल ही भोंदू है, भोंदू समझते हैं ना, हाँ, स्टूपिड, डम, ऐसे स्टूपिड कोई नहीं है तो डम मान लिए। एक स्टूडेंट बहुत डम है लेकिन वो उस स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा है। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट जो बहुत मेहनती है लेकिन उसके बाबूजी मजदूरी करते हैं, सपोज करो। और एग्ज़ाम हुआ, कोई बड़ा एग्ज़ाम हुआ, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जो प्रिंसिपल के जो बेटे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा होता ही है, ऐसी मान लो एक पॉसिबिलिटी है जो आप बस एग्जांपल को समझने के लिए, मान लो किसी उस प्रिंसिपल ने क्या किया कि उस बच्चे को उसने नंबर काट लिए उसके और अपने बेटे को फर्स्ट हो जाने दिया या बेटे के नंबर बढ़ा दिए, या कुछ नहीं भी किया तो उस बच्चे के नंबर काट के उसको पीछे कर दिया ताकि उसका बेटा उससे सेकंड से फर्स्ट पे जा सके। तो यही है प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कि हम मोर रिएक्टिव को घेर के प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि लेस रिएक्टिव रिएक्शन कर सके। ठीक है, हम मोर रिएक्टिव को प्रोटेक्ट कर देते, उसको कवर कर देते हैं ताकि जब रिएजेंट आए तो मोर रिएक्टिव तो बिल्कुल डीएक्टिवेट हो रखा हो, ताकि लेस रिएक्टिव को क्या करवाया जा सके, रिएक्शन करवाया जा सके, लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करवाया जा सके। क्या मतलब है इस बात का, समझेंगे बात को। जैसे कि देखिए ये है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर LiLH4 इसको दोगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर आप LiLH4 दोगे तब तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ OH, CH2 और ये CH2OH। अगर LiLH4 देंगे तो ये हो जाएगा, और NaBH4 देने पे तो ये होगा। हम इसको नहीं, इसको चाहते हैं कि ये ना हो, इसको एज इट इज रखना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं इसको, हम इसको एज इट इज रखना चाहते हैं, इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है आपके पास, उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप कुछ नहीं, बस आप इसको क्या कीजिए कि आप इसको ये ग्रुप दे दीजिए, OH OH इथिलीन डायोल। ठीक है, आपने इसको ये दे दिया। अब ये ग्रुप क्या करेगा भाई, समझना बात को, कि ये आपको जो है ये करेगा क्या, पहले इस बात को समझना। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो इसको ऊपर जाएगा यहाँ। अब ये जो O माइनस आएगा, ध्यान दो, ये O माइनस आएगा, ये इसको पकड़ेगा तो OH हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये O से जुड़ चुका है। अब इस पे जो OH हो चुका है, ये OH क्या करेगा, इसके लोन पेयर को पकड़ेगा। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाएगा, OH2 प्लस, और ये फिर O माइनस यहाँ अटैक करेगा तो इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। समझो बात को, क्या हुआ, देखो यही है ना, समझना बात को क्या हो रहा है। देखो बच्चे लोग, ये लोन पे जब यहाँ जाएगा तो ये जाएगा यहाँ, तो इसने आगे क्या किया, इसके एक्सप्रेस को पकड़ लिया। ठीक है, अब OH हो गया, ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये नई टेक्निक आ गई है इसमें। अब ये क्या हो गया, तो ये आपको यहाँ OH हो गया, और ये क्या हो गया, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, एच प्लस पेयर को। अब ये माइनस आ गया और ये प्लस वहाँ चला गया, तो क्या हो गया, OH2 प्लस, और यहाँ O जुड़ा हुआ है ही, और यहाँ O माइनस और हो गया एक। ठीक है, 2 कार्बन के साथ। अब ये O माइनस यहाँ प्लस हो गया, अब ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या कर लेगा, यहाँ पर आपके पास ऐसा बन जाएगा, CH3 C CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, और ये वाला पोर्शन था ये क्या हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया। देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, जो C डबल बॉन्ड था वो प्रोटेक्ट हो गया। हाँ, ये तो हट गया, ये सब ऑप्शन लगे हुए हैं यहाँ पर, ये वाले, वो वाला तो हट चुका है, ये लगा हुआ है। अब आप LiLH4 दीजिए, अब आप इसको LiLH4 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये रिड्यूस होगा। आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, ये O ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ CH2, और यहाँ CH2, और ये OH। ठीक है, ऐसा लगा हुआ है। और अब फाइनली हमने क्या किया कि अब इसको डीप्रोटेक्ट करना है, मतलब जो लगा हुआ है इसको हटाना है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, इसका थोड़ा सा ना, अभी ये नया वाला सिस्टम है, बट कोई बात नहीं है,
समझेंगे बातों की, यही है ना, CH3 COO CH2 CH2OH, ये ऐसा लग चुका है ना। अब हम इसको H+ दे देते हैं। जैसे इसको H+ देंगे तो H+ क्या होगा, लोन पे जाके H+ को पकड़ लेगा। अब जैसे ही पकड़ेगा तो CH3 C, यहाँ O, CH2 और यहाँ पे क्या हो गया OH, और यहाँ क्या लगा H, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब जैसे ही प्लस आया तो क्या हो गया भाई साहब, गौर से देखिए कि ये जो प्लस आया तो ये क्या करेगा, गौर से देखना, इसको यहाँ से खींचेगा, ये देखो इसको यहाँ से खींचेगा। अब जैसे इसको यहाँ से खींचेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे यहाँ से आएगा तो भाई ये टूट के अलग हो चुका है, अब यहाँ पर प्लस आ चुका है। एक OH- जो निकला था वो OH- यहाँ आएगा और इसको फाइनली तोड़ के हटा देगा, ताकि ये जो प्लस था वो प्लस पूरी तरह से ख़त्म हो सके और आपका जो प्रोडक्ट था वो पूरी तरह से ऐसा बन जाए। देखिए, यानी कि आपने जिस कीटोन को जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसी को प्रोटेक्ट कर लिया, और जो लेस रिएक्टिव था उसी को क्या कर दिया आपने, उसी को आपने रिड्यूस कर दिया। तो यही है आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम, ठीक है। यही जो बेसिकली है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम है। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था प्रोटेक्टिंग ग्रुप का, अभी बस एक इंट्रोडक्शन है, हम लोग आगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट ऑफ H.C. ब्राउन, एक H.C. ब्राउन साइंटिस्ट थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, ठीक है। उनका एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। आप नाम याद रखेंगे, H.C. ब्राउन। H.C. ब्राउन सर ने कहा कि भाई अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को करवाने में सपोज करो कि आपके जो रिएजेंट है, ठीक है, जो आपके रिएजेंट हैं, उस रिएजेंट में अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो वो sp3 की तरफ मूव करेगा स्टेबिलिटी के लिए। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो sp2 की तरफ मूव करेगा। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सरप्राइजिंग बात आप कर रहे हैं सर, हमने sp2 को sp3 की तरफ जाते देखा है, sp3 को sp3 की तरफ जाते देखा है सर। जैसे sp2 को हमने sp3 की तरफ जाते देखा है सर, हम सब्स्टिट्यूशन करवा मतलब एडिशन रिएक्शन करवा देंगे ना सर, तो sp2 जो होगा वो sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड सर, सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो sp3 में ही कन्वर्ट होगा, sp2 में तो कन्वर्ट नहीं होगा। बस इसी जगह पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, होगा भले वो प्रोडक्ट में ना हो, लेकिन जब वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तब तो होगा, है ना। तो H.C. ब्राउन सर ने यही यहाँ पर कहा था कि भाई अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपके पास जो रिएजेंट है, ठीक है, रिएजेंट अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ के लिए sp3 की तरफ मूव करेगा, और अगर sp3 है तो वो स्टेबिलिटी के लिए sp2 की तरफ मूव करेगा। समझेंगे ये कैसे होता है। देखो, जैसे कि आपके पास ये है, आपके पास डबल बॉन्ड O, ठीक है। जब ये आपके पास है डबल बॉन्ड, आपको पता है ये कौन है, ये sp2 है। आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा, आप इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ करवाओगे, ये यहाँ जाओगे। बिल्कुल सर, ये चीज़ हमें बचपन से पता है। अच्छा, पता है ये बात आपको? बिल्कुल सर पता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है सर। ये आपके पास इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि ये sp3 गया। वेरी गुड, ठीक है। चलो सर, sp2 को तो sp3 में आपने भेज दिया, sp3 को sp2 में भेज के दिखाओ, तब मान जाए हम लोग, ठीक है। उसकी भी बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास जो है ऐसे मान लो ये X है, ठीक है, कोई लिविंग ग्रुप है, और ये अलग अलग ग्रुप है, R1 है, R2 है, R3 है, ये अलग अलग ग्रुप है। अब मान लो यहाँ पर आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा प्यारे बच्चे लोग, तो ये निकलेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आया, तो यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट आएगा, और थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है कि जो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। इसका मतलब 1 2 3, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। आप बोलोगे सर बेईमानी मत कीजिए सर, ये टिकेगा थोड़ी ना सर, ये तो बस ट्रांजिशन स्टेट के लिए। तो मैंने भी तो वही बोला ना, वो मूव किया ट्रांजिशन, तो मूव किया कि नहीं? H.C. ब्राउन की बात सही हुई कि नहीं, कि रिएक्शन की स्टेबिलिटी के लिए वो आगे फॉरवर्ड मूव करता, तो कर तो गया फॉरवर्ड मूव। आपको प्रॉब्लम क्या है? वो मूव कर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको ट्रांजिशन स्टेट ही मिला तो वही सही, ठीक है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांजिशन स्टेट ही मिला तो वही सही। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, मैंने क्या कहा
रिएजेंट का मतलब ये नहीं कि बस फलाना फलाना रिएजेंट उठा के पढ़ा दो। रिएजेंट का मतलब है कि उसके कॉन्सेप्ट को आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा, पहले अंडरस्टूड करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर एक टर्म आ गया स्ट्रेन। रिएक्शन को करवाने के पीछे जितने भी हो रहे हैं, ये सारा खेला जो हो रहा है, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेन आ जा रहा है। यहाँ क्या आ जा रहा है? यहाँ स्ट्रेन आ जा रहा है। अब कौन सा स्ट्रेन? तो स्ट्रेन भी तीन तरह के हो गए। यहाँ पर स्ट्रेन क्या हो गए? स्ट्रेन तीन तरह के हो गए। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेन दैट मीन रिपल्सन। सबसे पहले है आपको यहाँ पर आई स्ट्रेन, यानी कि इंटरनल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? इंटरनल स्ट्रेन। ऐसे स्ट्रेन जो कि एक ही मॉलिक्यूल में लगे हुए। देखिए बेसिकली इस टाइप के जो स्ट्रेन होते हैं प्यारे बच्चे लोग, वो जो होते हैं ना, वो साइक्लिक कंपाउंड में लगे होते हैं। देख सकते हैं ऐसे, है ना भाई, इधर भी है, आपने खूब पढ़ा है। बोर्ड फॉर्म अनस्टेबल होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बोर्ड फॉर्म है, चाहे आपको देख सकते हैं इस टाइप का। जब देखिए ये जो खुला हुआ, देखिए एनिलीन, देखिए यहाँ भी रिपल्सन हो रहा है। तो अगर ये इस तरह का रिपल्सन होता है तो ये क्या कहते हैं? आई स्ट्रेन या इंटरनल स्ट्रेन। क्योंकि इंटरनली स्ट्रेन हो रहा है यहाँ पर। तो दूसरा स्ट्रेन कौन सा है हमारे पास? दूसरा स्ट्रेन है बीटा स्ट्रेन, या उसको बोलते हैं बैक स्ट्रेन। बीटा स्ट्रेन नहीं, बैक स्ट्रेन बोलते हैं। बैक स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि भाई साहब, अगर कोई अटैक, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है और यहाँ ग्रुप लगा, तो कोई न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पीछे से आना चाह रहा है तो इसको यहीं पर इनसे रिपल्सन होगा, इनसे रिपल्सन हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा गया? इसको कहा बैक स्ट्रेन। देखो ये है इंटरनल स्ट्रेन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वही लोग कर रहे हैं, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप का। लेकिन वो इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो वो क्या हो गया? वो बैक स्ट्रेन हो गया कि भाई कोई आ रहा है पीछे से और उसको सामने बाकी के जो ग्रुप है वो आने नहीं दे रहे हैं। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया बैक स्ट्रेन। और तीसरा कौन है? तो तीसरा है आपको फ्रंट स्ट्रेन। अब फ्रंट स्ट्रेन कैसा होता है भाई? तो जैसे कि एच, इसमें आपको एक ये एन कोई बेस है, ठीक है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो अब इनके बीच में जो रिपल्सन होगा, इसको कहा गया फ्रंट स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेन तीन तरह के हो। एक आपको बैक स्ट्रेन, एक हो गया इंटरनल स्ट्रेन, दूसरा हो गया आपको यहाँ पर फ्रंट स्ट्रेन, और तीसरा बैक स्ट्रेन, सॉरी ये बैक, अरे यार, ये हो गया इंटरनल स्ट्रेन, ये वाले एग्जाम्पल। ये वाले हो गए किसके? आपके, तो ये हो गया आपको बैक स्ट्रेन, और ये क्या हो गया आपको? तो ये हो गया आपके फ्रंट स्ट्रेन। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए इसको यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेवाइल, आपको फेसाइल और नॉन फेसाइल का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि फेसाइल कैसा होता है, नॉन फेसाइल कैसा होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एक आपके पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन में इस तरह से C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे दिया गया कोई मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर दिया गया, तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? आप देख सकते हैं। अब ठीक है, H+ भी है, तो OH भी है, और यहाँ पर क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल इसी में लेते हैं हम। डबल बॉन्ड O है, यहाँ पाई बॉन्ड लगा हुआ है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, तो अगर ये यहाँ जाता है तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, OH और ये न्यूक्लियोफाइल। क्या लगता है आपको कौन सा फेसाइल होगा, कौन सा नॉन फेसाइल होगा? फेसाइल इन द सेंस कि वो आगे बढ़ेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेंगे। नॉन फेसाइल मतलब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, या मतलब ये समझिए कि कौन सा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कौन सा रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो आपको जवाब मिलेगा सर ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करेगा। सर क्यों? क्योंकि सर ये 60 डिग्री था सर, यहाँ देखो, ठीक है, ये sp3 है, sp2 हाइब्रिडाइज था सर। ठीक है, ये कौन है भाई? sp2 है। और अगर सर ये sp3 हो जाता है तो जो बॉन्डिंग इसके पास 60 था, अब ये होना कितना चाहिए? sp2 का कितना होना चाहिए? 120, लेकिन sp3 का कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड। तो सर अगर इतना है सर सॉरी, ये 60 तो है, लेकिन होना चाहिए था 120, लेकिन ये 60 तो है, लेकिन होना चाहिए था 109 डिग्री। इसका मतलब सर ये वाला ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करेगा, वो ज़्यादा पॉसिबल होगा, है ना। सपोज कीजिए कि आपको मिली है 1 रोटी और सामने वाले बंदे को भी मिली है 1 रोटी, लेकिन आप खाते थे 5 रोटी और आपको मिली है 1 रोटी, और सामने वाला बंदा खाता था 3 रोटी, उसको मिली है 1 रोटी। तो किसके साथ ज़्यादा इनजस्टिस हो गया? आपके साथ हुआ ना, क्योंकि आप खाते थे 5 बट मिला है उसको आपको 1, और सामने वाला को भी 1 ही मिला है,
बट वो खाता ही 3 था। तो इसका मतलब ये कि भाई दोनों का एंगल 60-60 है, लेकिन ये 60 किसके रिस्पेक्ट में आया, 120 का, और ये 60 कब आया, 109 के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब वो ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन फेसाइल है, ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा, बट ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था, लेकिन जैसे ही आप इसको ब्रेक करते हैं इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। देख सकते हैं आप। अच्छा, कोई बात नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए ऐसे है आपके पास। अच्छा, हमने इसको क्या किया, हमने इसको दे दिया OH माइनस। जैसे OH माइनस दिया, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ करेगा, ये एक साइक्लिक जेम डायल बनेगा, OH और ये OH। ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिए, इसको दीजिए तो जरा OH माइनस, तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखिए, समझिए बात को। अब ये वाला नहीं होगा, ये जो रिएक्शन था ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जेम डायल बनेगा तो वापस से वो वहीं चला जाएगा H2O रिलीज करके। लेकिन ये तो जेम डायल बना, लेकिन ये वापस नहीं जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा, और ये वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये आगे बढ़ गया, जेम डायल बना, वाटर रिलीज कर दिया, कोई एंगल का स्ट्रेन था नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो एंगल का स्ट्रेन है। ये तो एंगल का यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन है। तो इस एंगल के स्ट्रेन को कम करने के लिए, यानी कि 120 के रिस्पेक्ट में 60 है, उससे बेटर है कि 109 के रिस्पेक्ट में 60 हो जाए, इसलिए ये रिएक्शन बन जाता है, जबकि ये वाला जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? गॉट माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ ही गई होगी आपको। ठीक है, देखिए जैसे कि और एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये वाला एग्जांपल है। देखिए, इसको लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका इससे अलग है, ध्यान दीजिए। इसकी बात अलग है, इसकी बात अलग है, इसकी बात बिल्कुल अलग है। तो यानी कि ये मतलब है भाई साहब कि आपके पास जो है ये सभी sp3 sp2 हैं, इनको अगर sp3 में जाना है तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेन की सिचुएशन पे कि वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसानी से बात आपको बताई जा सकती है कि सर अगर बात हो जाए sp3 की तब क्या, अगर बात हो जाए sp3 की तब क्या, क्योंकि वो तो निकलेगा, आपको पता है, ये यहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, पार्शियली sp2 बन जाएगा, बनेगा ना, पार्शियली sp2 बन जाएगा। तो ये भी तो स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ये भी तो स्ट्रेन पे डिपेंड किया। जिस तरह से sp2 से sp3 जाना स्ट्रेन पर डिपेंड किया, अगर स्ट्रेन ज़्यादा है तो नहीं जाएगा, अगर प्रोडक्ट का स्ट्रेन ज़्यादा हो जाए तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट का स्ट्रेन कम हो रहा है तो वो चला जाएगा। सेम बात तो यहाँ भी है, यहाँ भी तो वही बात हो रही है यहाँ पर कि भाई साहब आपने यहाँ पर दिया और इसको यहाँ से बाहर निकाला। ठीक है, तो अगर इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ स्ट्रेन बहुत ज़्यादा, तो ये अंदर ही नहीं आएगा, सीधे ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज बनेगा, परमानेंट sp2 बन जाएगा। सोचो, स्ट्रेन ज़्यादा था वो sp2 में आ गया, स्ट्रेन ज़्यादा था तो वो कहाँ हो गया, वो sp2 में आ गया। देखो ये परमानेंट sp2 में आ गया। लेकिन अगर स्ट्रेन कम है तो हो जाएगा sn2, और टेम्प्रोरी अगर sn2 होता तो क्या, फिर वो टेम्प्रोरी sp2 में आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर जैसे ही स्ट्रेन कम होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, वैनिस रुक जाती है। स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ स्ट्रेन जैसे आपने देखा ना, अगर स्ट्रेन है तो ये आगे बढ़ेगा, स्ट्रेन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। हमने देखा, देखिए देखिए स्ट्रेन नहीं था क्योंकि ये स्ट्रेन पे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है, रेजोनेंस है, इसको रोक लिया आगे जाने से, ये नहीं गया। लेकिन जहाँ स्ट्रेन था, कोई रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी नहीं थी, वो रिएक्शन आगे चला गया। देखिए मैंने ये से किया है। अब यहाँ पर देखो ये वाला है, इसको आगे नहीं जाने देगा ये, क्योंकि आगे जाने के बाद ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा। जबकि कंपैरेटिवली उसमें स्ट्रेन क्या है, कम है, इसलिए रिएक्शन कहाँ रहेगा, इसलिए रिएक्शन आगे जाने के बदले कहाँ जाएगा, आपको पीछे ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारे किसकी, स्ट्रेन की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस चीज़ को आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर को हम लोग इतना नहीं खींचेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास से बातें करेंगे और बहुत अच्छे से 1-1 घंटे के लेक्चर्स करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में भी आई होगी। हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्सेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए। डिस्कनेक्शन अप्रोच से लेके हर चीज़ हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब ने इसको बहुत डाउन कर दिया है, ठीक है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant.